Okay, so we'll start with MCQs of atoms and nuclei, मतलब structure of atoms and nuclei. कुछ ज़्यादा difficult level के question नहीं है इसमें, but I have tried to add some difficult level questions also. So we'll start with question number 1. The relation between the orbit radius, मतलब r, and electron velocity, मतलब v, for a dynamically stable orbit in hydrogen atom is, where all the notations have their usual meaning. तो आपको सिर्फ पूछा है कि v और r का रिलेशन क्या है फॉर डायनेमिकली स्टेबल ऑर्बिट. डायनेमिकली स्टेबल ऑर्बिट मतलब बेसिकली बोहर्स ऑर्बिट. बोहर्स ऑर्बिट में आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन का स्पीड होता है v एंड रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज r. तो आपको रिलेशन पूछा है v और r का, तो क्वाइट सिंपल. बोहर्स फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था? बोहर्स फर्स्ट पोस्टुलेट, द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन between इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस. आपको यहाँ पे कहीं पे उन्होंने हाइड्रोजन एटम ये वर्ड यूज किया है, तो यू शुड नो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv² by r, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज 1/4πε0. एंड फॉर हाइड्रोजन एटम एज यू नो इलेक्ट्रॉन का चार्ज e और न्यूक्लियस का चार्ज भी e, क्योंकि न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन होता है हाइड्रोजन एटम के, तो e² by r². तो एक r और एक r गया, तो यू हैव v² इक्वल टू 1/4πε0 e² by mr. तो यहाँ से v मिल जाएगा √1/4πε0 e² by mr. कहाँ है? कहाँ है? ऑप्शन सी. डन, खत्म. Next question number 2. In a Geiger marsden experiment, find the distance of closest approach to the nucleus of 7.7 MeV alpha before it comes momentarily to rest and reverses its direction. Z for gold, nucleus is 79. तो question is very interesting. क्या बोला है आपको? गीगर्स मार्सन एक्सपेरिमेंट. गीगर मार्सन एक्सपेरिमेंट क्या होता है पता है आपको? रुदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट इज नोन एज गीगर मार्सन एक्सपेरिमेंट. इसमें आपको पूछा है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच अगर आपको याद होगा गीगर मार्सन एक्सपेरिमेंट में, मतलब रुदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट में, यू हैव अ टारगेट थिन फॉइल, इट इज मेड अप ऑफ गोल्ड. तो उसमें गोल्ड का न्यूक्लियस होता है, तो लेट अस से दिस इज गोल्ड न्यूक्लियस. तो जब आपके पास टारगेट एक थिन फॉइल है, उस थिन फॉइल में बहुत सारे गोल्ड के न्यूक्लियस है, ऑफ कोर्स गोल्ड एटम्स है, तो गोल्ड के एटम्स में न्यूक्लियस होगा. एंड देन you bombard them with high energy alpha particle. You bombard them with high energy alpha particle, तो alpha particles will come. ये टारगेट है, this is alpha particle. अब होगा क्या, for a head on approach, जब ये alpha particle straight सीधा जाएगा towards the center of a gold nucleus, alpha is positive, gold nucleus is also positive, तो repulsion होगा. रिपल्शन होने की वजह से दिस अल्फा पार्टिकल कैन गो अप टू सर्टेन डिस्टेंस ओनली. तो एक सर्टेन मिनिमम डिस्टेंस है, वहीं तक कि अल्फा पार्टिकल जा सकता है, उसके आगे जा नहीं पाएगा बिकॉज ऑफ रिपल्शन. तो क्या हो रहा है, अल्फा पार्टिकल वॉज अवे एज इट इज अप्रोचिंग गोल्ड न्यूक्लियस. काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा है क्योंकि उसका स्पीड कम हो रहा है बिकॉज ऑफ रिपल्शन. और एक काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में. तो एक सर्टेन डिस्टेंस तक आएगा. ये जो सर्टेन डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ मिनिमम अप्रोच. तो यहाँ पे वही बोला है आपको, क्लोजेस्ट अप्रोच या डिस्टेंस ऑफ मिनिमम अप्रोच. तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को मैं d मान लेता हूँ, स्मॉल d. इसके बाद इसका डायरेक्शन रिवर्स होगा एंड इट विल गो बैक. तो आपको पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आपको फाइंड करने के लिए बोला है, तो कैसे करेंगे? तो यू शुड नो कि इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी था, इट विल बी कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी. तो कैसे फाइंड करोगे डिस्टेंस d? 1/4πε0 q1 q2 by r², डिस्टेंस स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो 7.7 MeV दिया हुआ है ये काइनेटिक एनर्जी है. यू शुड नो दैट काइनेटिक एनर्जी विल बी कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी.
तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 7.7 MeV दी हुई है आपको, 7.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, मतलब 10⁶। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे कन्वर्ट करते हो? मल्टीप्लाई की डिवाइड? मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये हो गया जूल में कन्वर्जन। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब देखो ऐसा है ना, यहाँ पे बी लिटिल केयरफुल, ये अल्फा है, ये गोल्ड है, तो अल्फा पार्टिकल Z अल्फा इंटू ई। अल्फा पार्टिकल में कितने प्रोटॉन्स होते हैं? 2, मतलब एटॉमिक नंबर कितना है? 2, तो Z अल्फा इंटू ई करना पड़ेगा। और यहाँ पे गोल्ड के लिए क्या लिखोगे? Z ऑफ गोल्ड इंटू ई। व्हाट इज गोल्ड का सिंबल बाय द वे? हाँ, AU। ओके, ये पहले का चार्ज है अल्फा पार्टिकल, ये दूसरे का चार्ज है गोल्ड न्यूक्लियस का, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस का स्क्वायर फोर्स होता है। तो 4 मैंने बताया था ना फॉर्मूला आपको, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर इज फोर्स, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाय R स्क्वायर इज इलेक्ट्रिक फील्ड, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाय R इज पोटेंशियल, एंड 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय R इज पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी में नीचे R होता है, मतलब डिस्टेंस होता है, स्क्वायर नहीं होता है उसका। तो यू हैव द फॉर्मूला रेडी। अभी आपको सिर्फ करना क्या है, जस्ट सपोज टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड फाइंड आउट D। तो प्रीटी सिंपल, 7.7 इंटू 1.6 करते रहेंगे बाद में हम लोग। 7.7 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻13 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻+9। Z अल्फा इज 2 और Z AU इज 79, वो तो दिया है। तो 2 इंटू 79, व्हाट इज 2 इंटू 79? 158। अभी एक काम करना, थोड़ा सा स्मार्ट काम भी कर लो, अच्छा है। ये मैंने क्या लिखा? ये है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि मुझे EV से किस में कन्वर्ट करना था? जूल में। तो मैंने इसको ऐसा ही रखा फिलहाल, फॉर अ वेरी वेरी सिंपल रीजन। इफ यू सी, आई कैन कैंसल आउट वन ऑफ दिस, तो दोनों में से एक कैंसिल हो गया, गुड। 158 इंटू बचा ई कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो -19 आ गया, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस D, यही तो फाइंड करना था। इसको सिर्फ सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने का भी सीधा तरीका है। 1.6 1 जा, 1.6 100 जा, होता ना सर? 1.6 10 जा कितना होता है? 16। 1.6 100 जा कितना होता है? 160। तो ये लगभग 160 मान लिया मैंने, तो ये 100 हो गया। वो कैंसिल हो गया था? अरे रे रे रे, चलो कोई बात नहीं, कैंसिल हो गया ना, तो ठीक है, वेरी गुड। तो हमारा काम थोड़ा सा बढ़ गया कैलकुलेशंस का, लिटिल बिट। हम उसको भी कम कर लेंगे, कोई बात नहीं, विल जस्ट रिड्यूस दिस ऑल्सो। तो ये 158 कहाँ से समझ में आया ना? ये Z अल्फा और Z AU से आया। एक काम करो, इधर है ना, इधर एक पॉइंट लगा देना, 1.58 कर लेना इसको। करते हैं, रुको जरा, करते हैं। तो मैं वापस करता हूँ। 7.7 इंटू 10⁻⁶। ओके, ये क्लियर? ठीक, ये Z और ये Z कितना हो गया? 158 हो गया क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कितना हो गया? 9 इंटू 10⁻⁹ आ गया क्या? यस। तो ये चार्ज E बचा था, वो आ गया क्या? यस। डिस्टेंस आ गया D। ओके, गुड। अब ये काम करते हैं, इधर पॉइंट लगाते हैं, 1.58 एंड 1.6। 1.58 किया मैंने, तो 10⁻² क्या करेंगे? +2 कि -2? हाँ, +2 कर लो फिर। +2 करेंगे ना? यस, गुड। तो ये हो गया +2, मतलब कितना हो गया? 11। ओके, गुड। देन ऐसा क्यों किया मैंने? ये 1.6 और 1.6 हो गया 2.56, क्योंकि 1.6 का स्क्वायर हो गया ये। तो 7.7 इंटू 10⁻⁶ इक्वल टू 9 इंटू 2.56 इंटू 10⁻⁻19 प्लस 11 -8 अपॉन D। शिफ्ट कर दो, D इक्वल टू 9 इंटू 2.56 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन 7.7 इंटू 10⁻⁻6। तो D इक्वल टू, अब 9 इंटू 2.5 सबको पता होना चाहिए,
9 into 1 is 9, 9 into 2 is 18 और 9 का हाफ होता है 4.5, तो 18 प्लस 4.5 22.5, तो ये रफली स्पीकिंग 22.5 है, अप्रॉक्सीमेटली बोल रहा हूँ मैं, अपॉन 7.7 इंटू 10⁻⁻14। गुड, वी आर वेरी नियर ऑफ कोर्स। तो 1s and 3s, तो यू हैव 1s and 3s, तो 3 इंटू 10⁻⁻14 मतलब 30 इंटू 10⁻⁻50 और -15 मीटर होता है, अगर आपको याद होगा फेम्टोमीटर। क्या होता है? फेम्टोमीटर। तो 30 फेम्टोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी जो अगला क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है अगर आपके बेसिक्स क्लियर हो तो। The relationship between kinetic energy K and potential energy U of electron moving in an orbit around the nucleus is, हमने कल ही देखा था, मैं अभी बता ही देता हूँ। यहाँ ध्यान दो, अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो बाउंड सिस्टम्स के लिए एप्लीकेबल है। बाउंड सिस्टम जैसे कि इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस, मून अराउंड अर्थ, अर्थ अराउंड सन, तो जहाँ जहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो और ऑर्बिट मोर और लेस सर्कुलर हो, उस केस में व्हाट आई एम सेइंग इज एप्लीकेबल फॉर ऑल दोज केसेस। तो सबसे पहले याद होना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, -1/4πε0 Q1 Q2 बाय R। तो हमारे इस केस में काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन एन ऑर्बिट बोला है अराउंड द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का चार्ज हो गया Ze और इलेक्ट्रॉन का हो गया E/R। ये हमने कल ही देखा था अगर याद होगा तो। और अगर आपको याद होगा तो काइनेटिक एनर्जी होता है, इफ यू रिमेंबर, 1/8πε0 Ze² बाय R। और अगर आपको याद होगा तो टोटल एनर्जी होता है -1/8πε0 Ze² बाय R। तो इफ यू आर नोटिसिंग फ्रॉम हियर, अगर आप इसको देख रहे हो अच्छे से, तो काइनेटिक एनर्जी K इक्वल टू, आई कैन राइट, ये जो 1/8 है ना, इसको मैं 1/2 इंटू 1/4πε0 लिख सकता हूँ, एंड दिस इज Ze² बाय R। लेकिन ये क्या है, ये पोटेंशियल एनर्जी विथ नेगेटिव साइन होना चाहिए, तो ये पोटेंशियल एनर्जी है बाय द वे। तो आप बोल सकते हो ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हो इसको U, राइट। तो क्या मिल गया तुमको, U इक्वल टू 2K, U इक्वल टू 2K। ऑफकोर्स ये माइनस साइन है इधर, तो दिस इज विथ नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव साइन के साथ आएगा, दिस इज माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या मिल गया आपको यहां से, व्हाट हैव यू, व्हाट इज द रिलेशन, काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाय 2, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -2K। ये एक रिलेशन है। दूसरा, टोटल एनर्जी अगर आप देख रहे हो, टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी, सिर्फ नेगेटिव साइन है। अगर इतना याद होता तो आपको सारे एनर्जी फाइंड करने ही नहीं पड़ते। पोटेंशियल एनर्जी जो भी आया, पोटेंशियल एनर्जी को आप मल्टीप्लाई कर लोगे, डिवाइड कर लोगे किससे, पोटेंशियल एनर्जी किससे डिवाइड कर रहे हो, 2 से, तो क्या मिल रहा है, काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो रिमेंबर दिस, काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी बाय 2, या तो फिर पोटेंशियल एनर्जी इज -2K, तो पोटेंशियल इज -2K एंड काइनेटिक इज, टोटल इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक। तो ये तीन रिलेशन मेरे को बताओ, व्हाट आर द 3 रिलेशन दैट यू हैव ऑब्टेन्ड, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन U एंड K। तो पोटेंशियल एनर्जी इज -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक, व्हाट इज टोटल एनर्जी, माइनस, ओके, वेरी गुड। तो ऑप्शन नंबर बी, डन। तो कुछ सॉल्व नहीं करना है इसको, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, ये पता होना चाहिए था। अभी आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द बाल्मर सीरीज, कल ही बताया था। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, मतलब सीरीज लिमिट। I have told you, I have given you a formula for shortest wavelength p² by r, और 1/r होता है 912 approximately speaking एंगस्ट्रॉम में। तो p², और बाल्मर सीरीज के लिए p क्या होता है, 2, तो 2² और 1/r आता है आपका 912 एंगस्ट्रॉम में। और नैनोमीटर में क्या लिखोगे, नैनोमीटर में क्या लिखोगे, 91.2। आई वुड रेकमेंड कि नैनोमीटर की झंझट में मत पढ़ो, इट इज ओके। 912 × 4 is 3648, तो ये था 3648
364.8 एंगस्ट्रॉम में, तो नैनोमीटर में आएगा 364.8 नैनोमीटर। यहाँ पे 0.6 दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, चलता है, ऑप्शन डी। तो ये अभी सीरीज लिमिट का या शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का ये फॉर्मूला ही याद करके रख लो, p²/r। सिर्फ बाल्मर सीरीज में p की वैल्यू 2 होती है, इसलिए यहाँ पे 2² और 1/r होता है 9, 1, 2। अभी उनका 346.6 क्यों लिया पता है? क्योंकि आई टोल्ड यू 1/r का एग्जैक्ट वैल्यू था 911.5। ओके, अगला क्वेश्चन, फिर वही द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ प्रेजेंट इन द पास्टेन सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इज, फिर वैसा ही क्वेश्चन आ गया। तो इट इज p²/r, पास्टेन के लिए होता है लीमैन बाल्मर पास्टेन, p की 3 होती है, तो 3² × 912, ये भी तो बताया था मैंने, 8208 एंगस्ट्रॉम में, तो 820.8 नैनोमीटर में, तो ऑप्शन नंबर डी। तो अगला क्वेश्चन, ट्रांजिशन कहां से कहां होता है इसमें? इंफिनिटी टू लोअर लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन एटम emits light when it changes from n = 5 level to n = 2 level. Which color of light would the atom emit? So, okay, आपको बोला है हाइड्रोजन एटम it makes a jump from n = 5 to n = 2, तो which color, तो काम करना वेवलेंथ फाइंड कर लेना, और हाइड्रोजन एटम बोला है तो ये r 1/p² - 1/n², तो 1/λ = r p is 2 क्योंकि लोअर लेवल इज 2, तो 1/2² और हायर लेवल इज 5, तो 5², तो 1/λ = r 1/4 - 1/25, ऐसे ही है ना? करेक्ट। कितना आ गया? 21/100, तो 1/λ = r × 21/100। गुड, तो अभी इसको लैम्डा इक्वल टू उल्टा कर लेते हैं, 100/21 r, तो लैम्डा इक्वल टू 100/21 और r कितना है 912, 1/r कितना है 912 एंगस्ट्रॉम। ओके गुड, यहाँ ध्यान दो, 1 जा 5 जा, ओके व्हाट इज 9 5 जा 4500 आएगा ये, और 12 5 60, तो 4560। आपको पता होना चाहिए 4560 इज द पीक वैल्यू ऑफ ब्लू कलर, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये ब्लू होना चाहिए, नहीं है, नहीं वायलेट नहीं आ सकता, ग्रीन आएगा फिर। विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, वायलेट होता है 3000 के आसपास, इंडिगो होता है 3500 के आसपास, उसके बाद ब्लू होता है 4300 के आसपास, उसके बाद आता है ग्रीन, विबग्योर, तो इट शुड बी ग्रीन कलर। तो अभी आंसर में तो सी देना चाहिए, उन्होंने सी देना चाहिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन डी। डी क्या दिया है? वायलेट। वायलेट तो कैसे क्या वायलेट, वायलेट नहीं होता है, वायलेट दिया हुआ है। जस्ट अ मिनट, विल वेरीफाई। जी येलो, येलो इज 5800, 5890, 5896, येलो सोडियम लाइट होता है, VIBGY। तो दे हैव सेइंग वायलेट, बट आई डोंट रियली ट्रस्ट, वायलेट बोला है। ग्रीन का याद है क्या, मोर और लेस 5200 के आसपास आता है क्या? चलो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमैन सीरीज इज 1 to 15 एंगस्ट्रॉम। फर्स्ट लाइन मतलब लाइमैन सीरीज का 2 to 1 ट्रांजिशन है। द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज विल बी, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमैन सीरीज, इसको मैं λ1 बोल देता हूँ, उसका वेवलेंथ आपको दिया है 1 to 15, एंड एज यू नो द ट्रांजिशन इज फ्रॉम 2 to 1, तो
तो 2 to 1 मतलब यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर आएगा, मतलब कितना आएगा 4, 1 minus 1/4 इज 3/4, तो 1 by lambda 1 इज इक्वल टू 3r/4, तो lambda 1 इक्वल टू 4/3r, वैसा भी कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज का जो फर्स्ट लाइन है इसको मैं lambda 2 बोल देता हूँ r, फर्स्ट लाइन इज 3 to 2, तो 1/4 minus 1/9 आपने ऑलरेडी ये सॉल्व किया है, 5r/36 होता है, 9 minus 4 is 5, 4 into 9 is 36, 1 by lambda 2 equal to 5r/36, तो आई जस्ट 36/5r लिख लेता हूँ, इन दोनों को डिवाइड कर लेता हूँ, lambda 2 by lambda 1 equal to 36/5r अपॉन हाउ मच 4/5r था क्या 3r था, 4/3r, तो 4/3r। गुड, तो अभी जो कैंसिल होता है कैंसिल कर लो, दिस इज 1 था, दिस इज 9 था, ये और ये हो गया कैंसिल, हो गया। गुड, देन उसके बाद you have lambda 2 by lambda 1 equal to 9 into 3 is 27, 27/5, 27/5 is 54/10, that is 5.4, तो ठीक है, lambda 2 equal to 27/5 into lambda 1, lambda 1 की वैल्यू आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है 1215, तो 1215, 5 1 जा 5 2 जा 0 2 4 है ना, एंड 3 बराबर है, बराबर है, ऐसे ही होना चाहिए। 243 into 27, 243 into 27 हो गया ना, कितना हो गया, कैसे चेक करते हैं वो भी ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। चलो अभी ये रफली आपको पता होना चाहिए कि 240 into 27, ये तो पता होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली, ये 6000 के आसपास जाएगा, दिस इज समथिंग यू शुड नो अप्रोक्सीमेटली। 240 into 27, ये कैलकुलेशंस आपको पता होने चाहिए, क्यों, अगर मैं 243 into 10 करता तो 2430 मिलता, into 20 करता तो इसका डबल क्या होता है 4860 मिलता, और मैं अगर into 3 कर रहा हूं, into 3 तो वो 7000 समथिंग के आसपास जा रहा है, हमको into 30 नहीं करना है, हमको कितना करना है 27, तो आंसर 7000 से थोड़ा सा नीचे होगा, थोड़ा नीचे होगा, मतलब 6000 की रेंज में जाएगा। और यहाँ पे देखो ये आखिरी नंबर 3 है, ये आखिरी नंबर 7 है, 7 3 21, तो लास्ट डिजिट 1 होना चाहिए, पहला डिजिट 6 होना चाहिए, खत्म हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमैन सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू दैट ऑफ सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज फॉर हाइड्रोजन लाइक आयन, द एटॉमिक नंबर Z ऑफ हाइड्रोजन लाइक आयन इज। जो पिछला क्वेश्चन था और ये जो क्वेश्चन है ये लगभग सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, नॉट एग्जैक्टली सेम। फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमैन सीरीज उसको मैं lambda 1 बोल देता हूँ, और दिस फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज है, सेकंड लाइन है ना, सेकंड लाइन ऑफ जो बाल्मर सीरीज को क्या बोलता हूँ lambda 2। द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमैन सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू द सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज फॉर हाइड्रोजन लाइक आयन। तो जो फर्स्ट लाइन है लाइमैन सीरीज का, इफ यू रिमेंबर 2r into 1 by लाइमैन सीरीज में फर्स्ट होता है 2 to 1 ट्रांजिशन, तो 1/1 minus 1/2 स्क्वायर मतलब 1/4, और यहाँ पे आएगा सेकेंड लाइन है यहाँ पे, तो सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर इज फ्रॉम 4 to 2, तो r into 4 to 2 तो 2 स्क्वायर, और यहाँ पे 4 स्क्वायर, और ये हाइड्रोजन लाइक है तो साथ में क्या आएगा Z स्क्वायर। वेरी गुड, तो ये कैंसल, ये भी कैंसल, 1 minus 1/4 is 3/4, ओके, दिस इज 1/4 minus 1/16, 1/4 minus 1/16, 16 minus 4 12, 12/48 है ना, 12/48, 16 into 4 बराबर, करेक्ट है, 12/48 सही है कि नहीं, 64 है, वेरी गुड, जाग रहे हैं, गुड। तो ये आ जाएगा आपका 1 जा एंड हाउ मच 16 जा, ओके गुड, सो दिस इज हाउ मच 3 जा एंड 4 जा, तो ये 3 और 3 गया, तो Z स्क्वायर आ गया 4, तो Z आ गया 2, तो Z इक्वल टू 2 मतलब ये हीलियम है, तो Z इक्वल टू 2, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमैन सीरीज। वो कितने क्वेश्चन पूछेंगे फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमैन सीरीज पे, चलो ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मतलब द फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमैन सीरीज इन अ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हैज अ वेवलेंथ ऑफ 1210 एंगस्ट्रॉम, पहले 1215 बोला था, अभी 1210 हो गया, 5 एंगस्ट्रॉम कम हो गया। द करस्पॉन्डिंग लाइन ऑफ हाइड्रोजन लाइक
हाइड्रोजन लाइक एटम फॉर z इक्वल टू 11 इज इक्वल टू z इक्वल टू 11 हाइड्रोजन लाइक नहीं होता, लेकिन उन्होंने बोला तो लेना पड़ेगा हमको। ओके, z इक्वल टू 11 होता सोडियम। ओके चलो, एनीवेज, तो आपको बोला है हमारे पास हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो लाइमैन सीरीज था उसका जो पहला लाइन है उसका जो वेवलेंथ है वो 1210 है। करस्पॉन्डिंग लाइन फॉर हाइड्रोजन, करस्पॉन्डिंग मतलब सेम ट्रांजिशन, तो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमैन में ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होता है 2 to 1। तो अगर हम लोग एक हाइड्रोजन लाइक एटम लेते हैं z इक्वल टू 11 के साथ, तो उसमें सेम लाइन का वेवलेंथ कितना होगा। तो देखो ऐसा है, केस वन लैम्डा 1 ये दिया हुआ है 1210 एंगस्ट्रॉम। केस 2 1 बाय लैम्डा 2 इक्वल टू, अभी देखो प्रॉब्लम क्या आता है ना, r 1 बाय पी स्क्वायर माइनस 1 बाय एन स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब दिक्कत क्या आती है कि क्यों हमको ये वेवलेंथ यूज करना है, क्योंकि देखो ऐसा है, अभी क्वेश्चन सॉल्व किया, पिछले केस में 2 क्वेश्चन पहले सेम वैल्यू कितना दिया था 1215, क्योंकि ये वैल्यू डिपेंड करता है रिड्सबर्ग कांस्टेंट पे r पे। अभी तुमको r तो बताया नहीं है, फिर तुम r अपनी मर्जी से ले लोगे 1093 या 1097 × 10⁷। दैट इज द रीजन कि इन सच केसेस इट इज एडवाइज्ड कि ये जो आपको पहले केस का वैल्यू दिया हुआ है वो यूज करो, नहीं तो अदरवाइज r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके तो फिर हम लोग कर ही सकते थे, पर फिर अगर ऐसा करना ही था तो उन्होंने पहले केस में वैल्यू दी नहीं होती हमको, तो इसके लिए बेटर ऑफ क्या करोगे, जो आपको दिया हुआ वैल्यू क्या दिया हुआ है, हाँ, तो वो यूज करना। अब आपको तो पता ही है 1 बाय लैम्डा 1 ये कैसे आता है r, राइट, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमैन सीरीज है, तो 1 बाय 1 माइनस 1 बाय 4, और यहाँ पे z की वैल्यू मैं 1 ले रहा हूँ, और ऑफकोर्स क्यों 1 ले रहा हूँ, क्योंकि पहले केस में कौन सा स्पेक्ट्रम था, हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू क्या होती है 1। ये आपका जनरल फॉर्मूला आ गया, जैसे जनरल फॉर्मूला तो पहले केस में यूज कर लिया। अभी आपको तो पता ही है ये कितना होता है 3r बाय 4, तो लैम्डा 1 कितना है 4 बाय 3r। ये तो अभी याद रख लो लाइमैन सीरीज के लिए, बार बार करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इन द सेकेंड केस यू हैव 1 बाय लैम्डा 2 इक्वल टू r। सेकेंड केस में भी ट्रांजिशन तो सेम है, तो ट्रांजिशन तो सेम ही है, सिर्फ यहाँ पे एक्स्ट्रा कौन है। अगर इतना समझ में आ गया ना तो यहाँ पे भी टाइम बचेगा आपका, सिर्फ आपको लैम्डा स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं है। तो 4 बाय 3r, सॉरी लैम्डा स्क्वायर नहीं, किससे z स्क्वायर से, सिर्फ z स्क्वायर से डिवाइड कर लो, क्योंकि वो एक्स्ट्रा z स्क्वायर है बस। अब इन दोनों को, इक्वेशन नंबर 2 को और इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर लेते हैं, तो लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 इक्वल टू, और दिख ही रहा है हमको 4 बाय 3r और 4 बाय 3r जाएगा, सिर्फ क्या आएगा 1 बाय और 1 बाय जेड स्क्वायर आएगा, तो ये कितना है 1210, और z इज 11 स्क्वायर कितना होता है, तो कितना आ गया 10। ये तो क्वेश्चन देख के ही समझ में आ गया था कि 10 आएगा। अभी क्यों, वैसा थोड़ा सा आपको अपना थॉट प्रोसेस अगर आप फोकस करोगे ना, कॉन्सेंट्रेट करोगे, अच्छे से समझ में आएगा कि पिछले केस में 1215 था, अभी 1210 कर दिया, मतलब नीचे, और ये 11 दिया हुआ है, 11 का स्क्वायर होता है 121, मतलब नीचे 121 आने वाला है। अब तो 1210 डिवाइड बाय 121 कर लूंगा तो 10 आएगा, तो 10 आंसर में था, तो सॉल्व करना ही नहीं था, डायरेक्टली आ गया। अब ये क्वेश्चन भी एक्चुअली आई कैन गिव यू ट्रिक, डायरेक्टली भी सॉल्व होगा ये, और अगर आपको पूरा सॉल्व करना तो पूरा भी कर ही सकते हो। If no one is the frequency of series limit is transition from infinity to the lower levels. So nu 1 is the frequency of series limit of Lyman series, and nu 2 is the frequency of first line of Lyman series, and nu 3 is the frequency of series limit of Balmer series. Then तो ये जो nu 1, nu 2, nu 3 है मैं डायरेक्टली करके देता हूँ। I'll give you a shortcut trick. ये हो गया फर्स्ट ऑर्बिट, मतलब फर्स्ट एनर्जी लेवल, ये हो गया सेकेंड एनर्जी लेवल, और यहाँ पे है इन्फिनिटी लेवल। गुड, देन आई विल ड्रॉ वन मोर हियर, दैट इज थर्ड। तो ऐसा है, एंड आई नो द स्पेसिंग इज नॉट, ऑफ कोर्स नॉट सेम, दो एनर्जी लेवल्स में स्पेसिंग सेम नहीं होता, मुझे पता है ऑलरेडी। गुड, तो ये था आपका पहला एनर्जी लेवल, सेकेंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल एंड इन्फिनिटी लेवल। नो वन इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सीरीज लिमिट। सीरीज लिमिट में कहाँ से कहाँ ट्रांजिशन होता है, इन्फिनिटी टू
लोअर। तो लाइमन सीरीज में सीरीज लिमिट कहां से कहां होगा? इन्फिनिटी टू 1। तो इन्फिनिटी टू 1, इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? nu1 है। गुड, राइट। देन nu2 is the frequency of first line of Lyman series, first line 2 to 1। तो फर्स्ट लाइन 2 to 1, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है? nu2। एंड nu3 is the frequency of series limit of Balmer series, infinity to 2। तो ये जो थर्ड ऑर्बिट मैंने दिखाया, थर्ड लेवल जो बताया, कुछ काम का नहीं है हमारे इस केस में, तो जस्ट इसको हटा देते हैं यहां से। ओके, गुड। देन अब ऑलवेज रिमेंबर, और कल नीट के जेई के सेशन में मैं यही तुमको बोल रहा था, वेयर यू वर स्टक। एनर्जी जो इमिट होगा ना, एनर्जी अगर इन्फिनिटी से 1 में एनर्जी E1 है, इसको E1 बोल दो, क्योंकि इसको फ्रीक्वेंसी को nu1 बोला है, और इस फ्रीक्वेंसी को कितना बोला है? nu3। तो अगर मैं मान लेता हूं ना, इन्फिनिटी से 1 में एनर्जी E1 इमिट हो रहा है, 2 से 1 में E2 इमिट हो रहा है, और इन्फिनिटी से 2 में E3 इमिट हो रहा है, तो ये ऐसा ही आता है। दिख रहा है ना? इन्फिनिटी टू 1 एनर्जी इज E1, इन्फिनिटी टू 2 इट इज E3, एंड 2 to 1 इट इज, और एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का रिलेशन भी वैसा ही आता है। ओके, गुड। तो लुक, हो गया, खत्म हो गया यहाँ पे। डन ना? nu3 इक्वल टू nu1 माइनस nu2, ऑप्शन है। डन, कोई सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट आ जाता है ये। सॉल्व करोगे तो कुछ नहीं, 7-8 स्टेप बढ़ाओगे खुद के, आंसर यही आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फॉर सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू ड्रॉ एनर्जी लेवल डायग्राम, और वहीं से आप ऐसा कर लो। चलो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन और बढ़ा लेते हैं इसमें। व्हाट विल बी द रिलेशन, सेम काइंड ऑफ रिलेशन फॉर वेवलेंथ? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो 1/λ1 माइनस 1/λ2 इक्वल टू 1/λ3। गुड, क्योंकि nu इज c/λ, तो c/λ1 माइनस c/λ2 माइनस c/λ3, c हो जाएगा, कैंसल आउट। क्वेश्चन नंबर 11th, इफ द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज का पहला लाइन होता है 3 to 2, बाल्मर सीरीज है वो, ऑफ हाइड्रोजन इज 6561, इसको वैसे H अल्फा भी बोलते हैं। तो फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज कॉल्ड एज H अल्फा, सेकंड लाइन इज कॉल्ड एज H बीटा, थर्ड इज कॉल्ड एज H गामा, एंड फोर्थ इज कॉल्ड एज H डेल्टा। तो ये H अल्फा लाइन है। तो कहीं पे अगर H अल्फा लाइन बोला हो तो पता होना चाहिए दिस इज अ फर्स्ट लाइन। तो ये भी याद ही रख लेना, कहीं कहीं पे ऐसा दिया होता है, तो आई जस्ट नोट इट डाउन फॉर यू। H अल्फा इज फर्स्ट लाइन, ऑफ कोर्स बाल्मर सीरीज की बात कर रहा हूं मैं, तो फर्स्ट लाइन। H बीटा इज सेकेंड लाइन, H gamma is third line, and H delta is fourth line। इसके आगे नोमेनक्लेचर किया नहीं है, क्यों नहीं किया है? क्योंकि ये 4 लाइंस थे जो हमको विजिबल थे इवन बिफोर वी न्यू द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो बाल्मर सीरीज ये एटॉमिक, बोहर के एटॉमिक मॉडल आने से बहुत पहले, 20 साल पहले आ गया था ये, 1886। तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस थे, तो 4 ही लाइन दिखते थे, तो 4 ही लाइन का नाम दे दिया। इसके बाद के लाइंस नहीं है, ऐसा नहीं है, दे आर देयर, बट हम लोग इन चारों को नाम देते हैं। तो ठीक है, अभी आपको बोला है द वेवलेंथ ऑफ सेकंड लाइन ऑफ द सीरीज विल बी, तो सेकंड लाइन पूछा है, पहला लाइन दिया है, तो 1/λ1 दैट इज फर्स्ट लाइन इक्वल टू r। ऑफ कोर्स फर्स्ट लाइन में ट्रांजिशन होगा 2 पे, तो 1/4 कहाँ से होगा? 3 से, तो 1/9। और क्लियरली बोला है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की z की वैल्यू 1 है, तो 1/λ1 इक्वल टू r। 9 - 4 अभी देखा था 5r/9,
36, तो लैम्डा 1 आ गया 36/5r। और सेकेंड लाइन 1/λ2, सेकेंड लाइन में ट्रांजिशन तो 2 पे ही होगा, लेकिन कहाँ से होगा, 4 से होगा। ये भी देखा था अभी हमने, कितना आया था ये 12r/64, तो λ2 इक्वल टू 12r/64 का रेसिप्रोकल कर लो तो 64/12r। कुछ नहीं, इन दोनों को डिवाइड कर दो, जो तुमने अभी पिछले 2 क्वेश्चन पहले किया, तो डन। तो λ2/λ1 इक्वल टू 64/12r अपॉन 36/5r। हो गया ना, गुड, सही है। चेक कर लो, नहीं तो बाद में फिर आंसर गलत हो जाता है। तो क्या आ गया, λ2 इक्वल टू 64/36 5/12 इंटू λ1। हो गया, सिंप्लीफाई करो इसको, 4 9 जा 16 जा। ये भी तो हमने किया ही था, अभी तो किया था। ये एक आंसर यहाँ पे आया था ना कुछ इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला, अभी तो देखो ये बराबर करेक्ट, तभी यूज किया हमने कैलकुलेशन। चलो कर लो, कोई बात नहीं, वापस कर लो, दैट्स ओके। दिस इज 3 जा, दिस इज 4 जा, तो 20/27। आई थिंक ये शायद जेई नीट के सेट में आया था शायद, तो ठीक है। आई हैव अ गजनी इफेक्ट नाउअडेज, तो एनीवेज, तो 6561 ना, कितना है 65। ये बताओ कैलकुलेशन, व्हाट इज दिस कैलकुलेशन। अभी ये तो अभी बताया, ये अभी बताया मैंने, अरे अभी थोड़ा मिनट पहले तो बताया मैंने। 6561 अपॉन 27, 243, अभी तो देखा था। 6561 डिवाइडेड बाय 27, 243, अभी आज देखा। आई एम श्योर आई डोंट हैव गजनी इफेक्ट एनी मोर, मे बी यू हैव नाउ। इसका डबल कितना है, कितना है डबल, 6, 2 इंटू 2 6 हो गया, वेरी गुड। 243 का डबल करो, 4860, 4860, 4860। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर हाइड्रोजन एटम। तो चारों में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है फॉर हाइड्रोजन एटम। सबसे पहले ऑप्शन डी तो नहीं हो सकता, क्योंकि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, तो वो तो नहीं आएगा। रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, तो वो भी नहीं आएगा। अभी बचा ए एंड बी, लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम। इट इज क्वाइट सिंपल, लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू mv होता है, तो लीनियर मोमेंटम ये v को प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन v खुद इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है n को। हमने थ्योरी क्लासेस और कल क्विक रिकैप में भी देखा था। तो मोमेंटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n b, करेक्ट। थोड़ा एंगुलर मोमेंटम भी चेक कर लेते हैं। मुझे तो बताना पड़ेगा ना, आई नो यू नो, बट मुझे फिर भी बताना पड़ेगा। ये L इक्वल टू एम वी आर, दिस इज एंगुलर मोमेंटम। L इज प्रोपोर्शनल टू V एंड R, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N, बट R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर, तो एंगुलर मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू N। तो ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट नहीं है, ओनली ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। Quick.
Question number 13. The radius of nth Bohr orbit Rn in terms of Bohr radius A0 for hydrogen atom is given by n square A0. See, तो straightforward question है. nth Bohr orbit का जो रेडियस होता है वो फर्स्ट बोर ऑर्बिट मतलब A0 इंटू n स्क्वायर होता है. हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. If the speed of electron in the ground state energy level is 2.2 into 10 to 6 meter per second, then its speed in the fourth excited state will be. अब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो अच्छा है लेकिन बहुत जगह पे आंसर गलत दिया हुआ है, तो ध्यान दो. आपको ग्राउंड स्टेट में स्पीड दिया हुआ है 2.2 into 10 to 6 और v is inversely proportional to n. This is what you know. बराबर ना? करेक्ट है. और आपको पूछा है फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में. कौन से एक्साइटेड स्टेट में? फोर्थ. किसमें? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज n इक्वल टू 2, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट इज n इक्वल टू 3, थर्ड एक्साइटेड स्टेट इज n इक्वल टू 4, तो फोर्थ एक्साइटेड स्टेट इज n इक्वल टू 5. ठीक, n इक्वल टू 5 याद रखना. तो v2 by v1 विल बी इक्वल टू n1 by n2. तो v2 by v1 इक्वल टू n1 था 1 क्योंकि ग्राउंड स्टेट में है, n2 कितना है? 5 है क्योंकि फोर्थ एक्साइटेड स्टेट बोला है. तो 5 है वहां पे. गुड. बहुत जगह पे 4 लिख दिया. 4 अगर n2 इक्वल टू 4 लिखोगे तो वो थर्ड एक्साइटेड स्टेट होगा. तो v2 इक्वल टू v1 by 5. v1 की वैल्यू कितनी है? 2.2 into 10 to 6 by 5. हाउ मच इज दैट? व्हाट इज 22 by 5? तो 22 by 5 पूछ रहा हूं. आंसर है? नहीं है. मैंने इसलिए बोला कि इन्होंने या तो फोर्थ ऑर्बिट या फोर्थ लेवल बोलना चाहिए था, इन्होंने गलत बोल दिया, या तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट बोलना चाहिए था. तो यहां पे बोलना चाहिए था इन द फोर्थ ऑर्बिट या थर्ड एक्साइटेड स्टेट. तो अब ठीक है. अब अगर ऐसा है तो यहां पे क्या लिखोगे? 4. then it is 5.5 of course. तो यह आ जाएगा 5 एक्चुअली 0.55 into 10 to 6 मतलब 5.5 into 10 to 5 मीटर पर सेकेंड. तो 5.5 into 10 to 5 ऑप्शन नंबर सी. Next question. An electron is revolving in the nth orbit of radius 4.2 angstrom. Then the value of n is where r1 is 0.529 angstrom. बहुत सिंपल है. अभी तो देखा था हमने rn क्या होता है? rn r1 इंटू n स्क्वायर. ठीक है. आपको rn की वैल्यू दी है, कितनी दी है? 4.2 और r1 भी दिया है, कितना दिया है? 0.529. करेक्ट. तो बताओ. हाँ 9 टाइम्स है ना? पक्का. यस. तो दिस इज 1 and दिस इज 9. तो n स्क्वायर इज 9, तो n इक्वल टू 3. तो चलो, वी विल नॉट वेस्ट आवर टाइम, विल गो अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ हाइड्रोजन एटम the radius of nth Bohr orbit is Rn. nth Bohr orbit का रेडियस Rn है, वो तो अभी देखा हमने. The graph between log of Rn by R1 and
लॉन्ग नहीं होगा, लॉग होगा, एंड लॉग एन, एंड लॉग एन, एंड लॉग एन विल बी। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। तो आर एन होता है आर वन एन स्क्वायर, तो आर एन बाई आर वन होता है एन स्क्वायर। आपको बोला है ग्राफ ऑफ लॉग, लॉग लॉग स्केल है ये, लॉग लॉग, तो दोनों साइड पे लॉग लॉग, तो लॉग ऑफ आर एन बाई आर वन इक्वल टू लॉग ऑफ एन स्क्वायर, एन स्क्वायर आपको लॉग एन चाहिए है, तो स्क्वायर का जो 2 है वो आ जाएगा यहाँ पे। सही है, करेक्ट, पक्का, श्योर, 100%। ये था वाई एक्सिस, अगर देखोगे तो वाई एक्सिस पे यही दिया हुआ है हर जगह पे। ये है एक्स एक्सिस, तो y इक्वल टू एम एक्स का फॉर्म आ गया, तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ऑप्शन ए, खत्म, डन। दिस इज ऑप्शन ए, वेरी सिंपल। और अगर लॉग स्केल नहीं होता तो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इज इंक्रीजिंग, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एंड्रॉइड फोन सबके पास है ना? हाँ, एंड्रॉइड या फिर आईफोन तो होगा ही। ओके, तो प्ले स्टोर में बहुत सारे फ्री ग्राफ प्लॉटिंग सॉफ्टवेयर है, वो डाउनलोड करके अलग अलग फंक्शंस को प्लॉट करो। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स क्यूब, y इक्वल टू ई रेज टू एक्स, y इक्वल टू ई रेज टू माइनस एक्स, y इक्वल टू tan x, sin x, cos x, ये सब तुमको शेप्स पता होने चाहिए। तो अगर लॉग लॉग स्केल नहीं होता, अगर लॉग लॉग स्केल नहीं होता तो उस केस में ग्राफ आपका ऐसा आता। गुड, तो चेक कर लेना एक बार। तो वैसा भी दिया है ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, an electron in the ground state of hydrogen atom is revolving in anticlockwise direction in circular orbit of radius r. The orbital magnetic dipole moment of the electron will be, ये हम लोगों ने, अगर आपको याद होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट या फिर मैग्नेटिक मटेरियल्स, सीबीएसई में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट में आता है, स्टेट बोर्ड में आता है मैग्नेटिक मटेरियल्स में। स्टेट बोर्ड के सिलेबस में पहला ही टॉपिक था, अगर याद होगा तो, motion of electron, revolving electron around nucleus, it acts as a magnetic dipole moment, वो आता है if you remember, EH upon 4 pi m। अगला क्वेश्चन, the electric current I created by the electron in the ground state of hydrogen atom using Bohr's model in terms of Bohr radius and velocity of electron in first orbit s। ये भी वही केस है, सेम केस है जो अभी पिछला क्वेश्चन देखा, तो अभी बताना ही पड़ेगा। इलेक्ट्रिक करंट I क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम यूजिंग बोहर्स मॉडल इन टर्म्स ऑफ बोहर्स रेडियस एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट एस। इलेक्ट्रिक करंट पूछा है आपको, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज है E और टाइम है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड होता है स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, so time is distance upon speed. Distance in one round is 2 pi r and speed is v. So ev by 2 pi r, ev by 2 pi r